नमस्ते सभी को। देखिए, हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे थे और इतिहास विषय के बारे में हमारा जो मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट है उसको पढ़ रहे थे। देखिए, आधुनिक भारत का जो इतिहास है ना, वो एक तरह से देखा जाए तो 1757 यानी प्लासी का युद्ध और 1707 औरंगजेब की मृत्यु, उसके साथ एक तरह से देखा जाए तो भारत में मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो जाती है। जब मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है तो उसमें जब कांग्रेस एक जो संगठन बना, वो बना था अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ। यानी भारतीय बुद्धिजीवियों ने सोचा कि हमारा भी ऐसा कोई एक संगठन होना चाहिए जिसके बलबूते पर हमारी जो मांगे होती है, हमें जो सुधार चाहिए या हम जो कोई प्रतिक्रिया करें तो उसके सकारात्मक परिणाम निकले। इसी की एवज के अंदर एक संगठन बनाया गया जिसका नाम होता है कांग्रेस। और इस कांग्रेस का जो अर्थ होता है ना, वो होता है लोगों का समूह है। क्या अर्थ होता है इसका? लोगों का समूह है। और ये शब्द सबसे पहले अमेरिका में लागू हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। ठीक है, यानी ये अमेरिका में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। वहाँ पर जो उनकी जो पार्लियामेंट है उसको भी कांग्रेस के नाम से संबोधित किया जाता है। वैसे तो कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ हुआ लोगों का समूह है। और इसको देखिए, इसकी जब स्थापना हुई थी, देखिए 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का उदय होता है। क्या होता है? कांग्रेस का उदय। ठीक है, कारण मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए भी ये क्यों बनी, इसके लक्ष्य क्या थे, क्या रहे, परिणाम अपने इसके अंत में पढ़ेंगे। कांग्रेस के उदय के पीछे मैंने कल आपको पिछली वीडियो में सारे कारण समझा दिए थे। 11-12 वीडियो थे, 2 इसकी वीडियो बने हुए हैं पहले ऑलरेडी। वो मैंने आपको बता दी थी भी ये मांगे थी कांग्रेस के लोगों की भी हमारे को इस प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमारे को ये मिलनी चाहिए। जैसे कि बजट पर बहस करना है, विधान परिषदों में सीटों को बढ़ाना, निर्वाचन पद्धति को लेके आना, द्वैध शासन का जो सूत्रपात है उसको समाप्त करना। ये इस प्रकार की बहुत सारी मांगी थी जिसके कारण कांग्रेस का क्या होता है? उदय होता है। अब इसकी स्थापना जो डेट मानी जाती है वो 28 दिसंबर 1885, ये बम्बई के अंदर इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है स्थापना? स्थापना होती है बम्बई के अंदर। स्थापना कहाँ? बम्बई में। बम्बई मतलब स्थापना का अर्थ यानी एक अधिवेशन बुलाया जाएगा। कहाँ पर? गोकुलदास एक संस्कृत पाठशाला थी वहाँ पर। ठीक है, यानी इसकी स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो पाठशाला थी वहाँ पर इसका प्रथम अधिवेशन बुलाया गया, जिसके अंदर कुल जो सदस्य थे वो 72 थे। और ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया था एक बार यूपीएससी के अंदर कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय कुल कितने व्यक्ति निर्वाचित होकर आए थे, कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था। इसका जो अध्यक्ष था कांग्रेस का उस समय, जो अध्यक्ष यानी वर्तमान में जो राहुल गांधी है ना, वही कांग्रेस चल रही है। इसका अध्यक्ष था A.O. ह्यूम। ठीक है, यानी एलन एक्टोवियन ह्यूम को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और प्रथम जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, या और भारत में कांग्रेस यानी पहले इसका नाम भारतीय जनसंघ था, भारतीय जनसंघ। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी जिसे भारत का ओल्ड मैन बोला जाता है, जिन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसके अंदर धन का निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने बहुत ही बड़े ढंग से समझाया था। ठीक है, ब्रिटिश जो बुक थी इनकी एंड पॉवर्टी रूल ऑफ इन इंडिया, जिसके अंदर इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत बताया था। देखिए, धन का निष्कासन का सिद्धांत क्या होता है? धन के निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, यानी इन्होंने कहा था, ये दादा भाई नौरोजी थे, कि इनके प्रयासों से कांग्रेस का उदय होता है। इसका जो प्रथम जो अध्यक्षता जिसका सचिव बनाया गया था वो एलन एक्टोविन ह्यूम को बनाया गया था।
ये एलन एक्टोवियन ह्यूम जो है, इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला बोलते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला। ठीक है, यानी अध्यक्ष जिसको सचिव नियुक्त किया गया था, एलन एक्टोवियन ह्यूम, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला बोला जाता है, और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। और इन्हें भारत में पक्षी मित्र के नाम से जाना जाता है, पक्षी मित्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और भारतीयों के प्रति इनका जो रवैया था वो उदारवादी था। ये भारतीयों को कुछ अधिकार दिलाने के मतलब समक्ष में थे, पक्ष में थे, इसीलिए इनको इसका कांग्रेस का सचिव नियुक्त किया गया। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष है वो उमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। और जिसके प्रयासों से कांग्रेस का उदय हुआ वो व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी ने सिद्धांत किसका दिया था? धन के निष्कासन का सिद्धांत। यानी ये भी धन का निष्कासन का जो सिद्धांत है, ये भी एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस का उदय का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। यानी दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा कि उन्होंने एक मांग रखी अंग्रेजों के सामने और भारतीयों को समझाया कि इस प्रकार से ये चीज़ें हो रही है, और उन्होंने उसका नाम क्या दिया? धन का निष्कासन का सिद्धांत। इसका अर्थ ही होता है कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अनेकों प्रकार के नियम बना के, अनेकों प्रकार की नीतियाँ बना के कुछ ऐसे नियम फॉलो करवा रही थी भारतीयों से, जिससे भारतीयों को दोहरा नुकसान हो रहा था। जैसे कल मैंने आपको बताया था ना, भारतीय कपड़े पर जो आयात कर बहुत मात्रा में लगता था, जबकि ब्रिटेन से जो आयातित माल होता था उसके ऊपर कर नहीं लगता था। इसलिए सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा था वो भारतीयों को हो रहा था, दोहरा नुकसान, जिसे बोला गया धन के निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, जैसे आज वर्तमान में ब्रेन थ्योरी बोलते हैं ना अपन, ब्रेन थ्योरी का एक सिद्धांत चल रहा है, बुद्धि का सिद्धांत, जिसके अंदर क्या होता है कि भारत के अंदर क्या हुआ कि वर्तमान में देखा जाए तो जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जिनका IQ 140 से ऊपर होता है, जो मतलब बहुत प्रतिभाशाली बालक होते हैं, वो क्या करते हैं? आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? आउट ऑफ इंडिया। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े अमेरिका के अंदर 35% डॉक्टर भारतीय हैं, नासा के अंदर बहुत सारे कर्मचारी भारत के हैं, यानी प्रत्येक देशों में। इससे क्या हुआ कि बुद्धि का पलायन हो रहा है। क्या हो रहा है? बुद्धि का इससे पलायन हो रहा है। पलायन का अर्थ क्या हुआ? जैसे सपोज करिए कि भारत में 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनका IQ बहुत तेज है, जो कि बहुत प्रतिभाशाली। जैसे आप ले लो गूगल का संस्थापक जो वर्तमान में सचिव है सुंदर पिचई है, माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला है, ये जो लोग हैं ये है तो भारत के, लेकिन इनको इनके अनुसार सुविधाएं नहीं मिली जो कि विश्व स्तर पर इनको मिल रही थी। अब जैसे सुंदर पिचई वो गूगल का CEO बन गया, फाउंडर बन गया वर्तमान में। अगर वो व्यक्ति भारत में होता तो भारत बहुत आगे जाता, उसके शोधों का, उसका दिमाग, उसकी ब्रेन का हमारे को फ़ायदा मिलता, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। उसी प्रकार इसको बोलते हैं ब्रेन थ्योरी, यानी बुद्धि के निष्कासन का सिद्धांत। और ये किसका था? धन के निष्कासन का सिद्धांत। यानी उस समय बहुत बड़ी मात्रा के अंदर भारतीय धन जो था, भारतीय संपदा जो थी, वो कहाँ जा रही थी? ब्रिटेन जा रही थी। कहाँ जा रही थी? ब्रिटेन जा रही थी। तो दादा भाई के प्रयास, नौरोजी के प्रयासों से भी क्या हुआ कि एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के उदय के पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान था। दिनेश वाचा है, ठीक है, उसके बाद उमेश चंद्र बनर्जी है, एलन एक्टोवियन ह्यूम है, एक व्यक्ति चार्ल्स बेडला भी है, वो भी अभी भारत में जब इसका सेकंड अधिवेशन होगा उसमें बुलाया जाएगा। तो बताते हैं कि कुल 72 अगला जो सम्मेलन होगा वो कलकत्ता में होगा। कहाँ होगा? कलकत्ता में। ठीक है, इसमें 434 सदस्य भाग लेंगे। तीसरा जो होगा वो मद्रास में होगा। कहाँ होगा? मद्रास में होगा, जिसमें 700 के लमसम व्यक्तियों ने भाग लिया था। 734 के लमसम व्यक्ति थे इसमें भाग लेने वाले। तो एक प्रकार से देखा जाए तो दिन भर दिन इनके सदस्यों में क्या हो रही थी? बढ़ोतरी हो रही थी। और कांग्रेस जो था वो अपने आप में मतलब अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ रहा था। और आज जैसे 1909 मार्लियामेंटो अधिनियम आएगा, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जब आएगा, तो उसके अंतर्गत अगर हमें कुछ सुविधाएं मिलेगी। जैसे 1909 मार्लियामेंटो अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक व्यक्ति की नियुक्ति होती है। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने की अनुमति मिलती है। ठीक है, महिलाओं को निर्वाचन का अधिकार मिलेगा, केंद्र व विधान परिषदों की शक्तियाँ बढ़ा दी जाएगी।
बजट पर बहस करने का अधिकार मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें कांग्रेस का उदय ही या कांग्रेस के सदस्यों की ही देन मान सकते हैं हम, कि इन्हीं के प्रयासों से ये चीज़ संभव हुई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो होता ही नहीं कुछ। तो अब क्या हुआ कि इसका ये जो प्रथम चरण है, यानी इस कल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि इसको 3 पार्टों में डिवाइडेशन किया गया। 1885 से 1905 इसका ये जो चरण था पहला, ये कहलाता है उदारवादी चरण। उदारवादी चरण, पहले इसके बारे में सुनो। उदारवादी चरण यानी इस काल को संज्ञा दी गई भिक्षावर्ती की संज्ञा। किसकी संज्ञा दी गई? भिक्षावर्ती की संज्ञा दी गई। और भिक्षावर्ती का अर्थ ये होता था कि ये जो सदस्य थे, यानी मान के चलो 72 सदस्य हो गए ना, ये 1885 से 1905 तक लगभग 2000 सदस्य इसमें जुड़ जाएंगे कांग्रेस में। तो ये जो लोग थे वो बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, शांत प्रवृत्ति के लोग थे। ये चाहते थे कि भारत में अंग्रेजों का शासन दी बेस्ट है, हमें अंग्रेजों को नहीं बदलना, बल्कि इनके काम का जो तरीका है, इनके जो नियमों का जो तरीका है, उनको चेंज कर रहा है। कहते हैं ना कई बार अपन गांव में जैसे बोलते हैं कि हमें सरपंच से कोई गिला शिकवा नहीं, हमें सरपंच नहीं बदलना, हमें सरपंच की कार्यवाही या उनकी कार्यशैली को बदलना है। वही तरीका था। यानी यार इनके कांग्रेस के जो सदस्य थे वो तो यहाँ तक कहते थे कि अगर अंग्रेज भारत से चले जाएंगे तो जब तक ये पहुंचेंगे नहीं तब उससे पहले हमें तार देकर इन्हें वापस बुलाना पड़ेगा। ये बात खुद कांग्रेस के सदस्य कहते थे कि भारत में अंग्रेजों का जो शासन है वो अच्छा है, अभी हम इतने बड़े नहीं हुए हैं या इतने समझदार नहीं हुए हैं, इतने शक्तिशाली या पावर हमारे पास नहीं आई कि हम लोग इसको क्या करें, इतने बड़े शासन को या इतने बड़े हमारा जो राजतंत्र है इसको संभाल सकें। क्योंकि उस समय भारत के अंदर क्या होता था कि एक अलग प्रकार का रवैया था, सारे के सारे लोग अपने अपने काम से मतलब रखते थे, यूनिटी नहीं बनी थी उस समय। अगर यूनिटी बनी होती या सारे के सारे लोग एक साथ काम करते तो 1857 की क्रांति में हम आज़ाद हो जाते। और ये लोग ये चित्र जानते थे कि कांग्रेस ये जानती थी कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तब भारतीयों ने भारतीयों का साथ ना देकर अंग्रेजों का साथ दिया था। इसलिए ये चाहते थे कि कुछ नियम बने, हमारे पास पावर आए, हमारे व्यक्ति इनके पास जाए, ये हमें नियम बनाए, तब जाकर थोड़ा हमें अगर सामर्थ्य होगा तब इनके साथ हम क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे। बाकी कांग्रेस के सदस्यों की मंशा नहीं थी कि वो क्या करें, इनके साथ संघर्ष करें, इनके साथ क्रांति करें, इनके साथ लड़ाई लड़े। ये कांग्रेस के लोगों की मंशा नहीं थी। वो तो अभी 1905 जब बंग आंदोलन होगा, है ना, बंगाल का जब विभाजन होगा, उसके बाद क्या होगा, 1907 में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन होगा। अब विभाजन के बाद जो गरम दल के जो सदस्य होंगे ना, उनका रवैया अलग होगा। वो कहेंगे कि ऐसे भिक्षा मांगने से कभी स्वतंत्रता नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करेंगे, अब ये भिक्षावर्ती युग की संज्ञा देगी। इन्होंने कहा, यहाँ तक कि एक व्यक्ति था चार्ल्स बेडला, जो कि इंडियन काउंसिल का सदस्य था ब्रिटेन में, उसको कलकत्ता अधिवेशन के समय बुलाया गया क्योंकि वो भारतीयों की बहुत ज़्यादा हिमाकत करता था, यानी सहानुभूति बहुत रखते थे ये लोग। और इसी सहानुभूति का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने इनकी बात को समझा। और इस समय गवर्नर जनरल वायसराय जो होता था भारत का जो था वो डफरिन था। क्या था? डफरिन, ठीक है। अब डफरिन तो ये कहता था, ये देखिए कांग्रेस के बारे में क्या कहता था डफरिन। डफरिन कहता था कि अल्पमत का नेतृत्व करने वाला संगठन है, यानी कांग्रेस के पास ऐसी कोई मतलब सोची समझी साजिश नहीं है, इनके पास ऐसा कोई कार्यशैली का कोई नमूना नहीं है कि ये अंग्रेजी शासन को दुर्बल बना सके या अंग्रेजी शासन में घात लगा सके। ये तो अल्पमत का नेतृत्व करने वाली एक संगठन है, एक टीम है, और मेरे होते 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 मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। जबकि लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस जो है ना वो अंग्रेज़ों का एक सेफ्टी बॉल्व है, सुरक्षा कवच है। तो इसकी कुछ बुराइयां भी थी और कुछ क्या थी, अच्छाइयाँ भी थी। अच्छाइयाँ ये थी कि एक संगठन पूरे वर्ल्ड भारत लेवल पे एक ऐसा संगठन बना जो कि भारतीयों की मांग को उठा सकता था। जबकि इसमें बुराइयाँ ये थी कि इसका 1885 से 1905 का जो सिस्टम जो समय था, इसमें इन लोगों की मंशा ये थी कि हमें अंग्रेज़ों को बाहर नहीं निकालना है, हमें इनके साथ कोई भी प्रकार की छीना-झपटी नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की कोई क्रांति नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करनी है, ठीक है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ इनसे मांग कर जो चीज़ें लेनी है, मान मनुहार करनी है ताकि हमें कोई ये चीज़ दे दे,
ठीक है। अब क्या हुआ, 1885 से 1905 तक तो चलता रहा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, ठीक है। किसकी स्थापना हो गई, 1906 में, 1906 में आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, मुस्लिम लीग की स्थापना। अब ये देखिए बहुत बड़ा मतलब कि एक प्रकार से भूचाल लेके आने वाली है ये चीज़ें। देखिए सपोज करिए अब कांग्रेस की स्थापना हुई, अब कांग्रेस की स्थापना कोई एक दिन की तो उपज नहीं है ना हमारे दिमाग की भी। हम जैसे कोई नई चीज़ बनाते हैं, सपोज करिए कोई संगठन बनाते हैं, जैसे वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद संगठन चल रहा है, अनेकों प्रकार के संगठन चल रहे हैं। अब ये जो संगठन बनते हैं एक दिन की तो उपज नहीं होती ना। अभी 10 लोग इकट्ठे और बोला कि ये संगठन बना दो, भी कोई भी संगठन है, कोई भी यूनिटी है, कोई भी चैरिटी अगर बनती है तो वो विगत इतिहास का, अतीत का परिणाम होता है। यानी आज अगर कोई नई चीज़ बनती है हमारे सामने या कोई संगठन बन के उभर के आता है, इट मीन्स अतीत में उसने वो चीज़ें देखी है। जैसे वर्तमान में आरएसएस हिंदू संगठन बना है, जानते हो आप सारे भी, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक बना हुआ है। वो क्यों बना, हिंदुओं की रक्षा के लिए। भी आरएसएस क्यों बना, विश्व हिंदू परिषद क्यों बना, किसके लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए। इट मीन्स अगर हिंदुओं की रक्षा करनी है, इट मीन्स इससे पहले क्या हो रहा था, हिंदुओं की रक्षा नहीं हो रही थी ना। भी हिंदुओं को लोग मार रहे थे। अब हिंदुओं को लोग मार रहे थे, इसका अर्थ क्या हुआ कि अब हिंदुओं की क्या करनी है, रक्षा। और करेगा कौन, आरएसएस करेगा, आरएसएस के लोग करेंगे। समझ में आ रही नहीं मेरी बड़ी बात। अब क्या हुआ, कांग्रेस का उदय हुआ, तो कांग्रेस का उदय एक दिन की तो उपज नहीं है ना, एक दिन की उपज नहीं है। यानी 1857 की क्रांति हुई, लिबर्टी बिल विवाद हुआ, वर्नाकुलर पेरिस एक्ट हुआ, देसी भाषाओं पे रोक लगाने वाला ये जो एक्ट बन रहे थे, यानी अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ, अंग्रेजों की नीतियों से दुखी होकर एक संगठन बनाना, बड़ा के नहीं बना, संगठन बन गया ना। अब जब ये संगठन बनेगा तब मतलब अतीत के साथ इसका अटैचमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। भी आपने अतीत में ये गलतियां की थी, अब ये गलती आगे नहीं होना चाहिए। अगर आप गलती करोगे तो हमारा संगठन नहीं मानेगा इस चीज़ को। कई प्रकार ऐसे नियम बनते हैं भारत में, तो आए दिन ऐसे इन प्रकार के संगठन, बहुत सारे अनेकों संगठन बने हुए हैं। इन संगठनों का उद्देश्य क्या होता है, अपनी मांग को मनवाना। अब क्या हुआ, कांग्रेस समझ में आ गई, मुस्लिम लीग बन गई। मुस्लिम लीग में क्या हुआ, आगा खां के नेतृत्व के अंदर मुसलमानों के हित के लिए, यानी उस जमाने में क्या होता था, यानी हिंदुओं की संख्या उस समय भी भारत में ज़्यादा थी, आज भी ज़्यादा है। मुसलमानों के साथ हस्तक्षेप कर रहे थे भारतीय लोग। मुसलमान अपने आप को कमज़ोर मान रहे थे, अल्पसंख्यक मान रहे थे। वो ये बोले कि अगर हम हिंदुओं के साथ रहेंगे तो कल को अगर जो राजनीतिक सत्ता है, जो अधिकार है, जो भारत में सबसे ज़्यादा मिलेंगे वो भारतीयों को मिलेंगे, हिंदुओं को मिलेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी मांग मनवाने के लिए, अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए और अपने आप को हिंदुओं के समक्ष लाने के लिए, अपनी बराबरी लाने के लिए, मुसलमानों के अधिकार दिलवाने के लिए, वो अधिकार जो सबको मिल रहे थे, हिंदुओं को मिल रहे थे, वो हमारे को भी मिले, सरकारी नौकरी हमें भी मिले, बराबर के अधिकार मिले। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि मुसलमानों की रक्षा के लिए एक संगठन बना जिसका नाम क्या था, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग का परिणाम क्या होगा, देखिए अंग्रेजों ने कभी कुछ नहीं किया हमने गलत, और इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा। देखिए इधर क्या बन गई, कांग्रेस, इसके विपरीत क्या बन गई, मुस्लिम लीग। अब एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस किसका नेतृत्व कर रही थी, हिंदुओं का नेतृत्व कर रही थी। उनको तो लगा नहीं है, पीछे करे ना करे वो सबको लेके चल रही है कांग्रेस, लेकिन उनके मन में तो पक्षपात हुआ ना भी, ये तो एक हिंदुओं का संगठन बन के रह गए। आरएसएस है, वो जरूरी थोड़ी ना भी हिंदुओं की रक्षा करती है, मुसलमानों की रक्षा नहीं करते क्या, वो सिखों की रक्षा नहीं करते क्या, वो सबकी करती है ना। तो लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में ऐसी बातें तो आई ना। अब ये बातें किसके मन में आई, मुसलमानों के, क्योंकि मुसलमान उस समय अपने आप को अल्पसंख्यक मान रहे थे, अपने आप को कमज़ोर मान रहे थे। और इसी कमजोरी के कारण आगा खां के नेतृत्व में बंगाल के अंदर इसकी स्थापना हुई। और इसका पता जब किसको चला, अंग्रेजों को चला, तो उनको तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि हम जिस शक्ति से डर रहे थे,
क्योंकि अगर हिंदू और मुसलमान साथ होते या पूरा भारत एक साथ होता तो अंग्रेज़ों की तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी, वो उसको कभी निकाल देते उनको। अंग्रेज़ तो गिने चुने लोग थे ना, अंग्रेज़ों के पास इतनी पावर थोड़े ना थी कि वो एक दूसरे देश में आकर और अपना पूरा वर्चस्व स्थापित कर ले। कमजोरियाँ तो हमारी थी और कमजोरियाँ इसी तो हो रही है। देख लिए कि इधर क्या हो गया, कांग्रेस का उदय हो गया, इधर किसका उदय हो गया, किसका, मुस्लिम लीग का। अब इस मुस्लिम लीग का देखते ही अंग्रेजों में मार्ले आएगा, जॉन मार्ले और मिंटो 1909 अधिनियम, वो क्या करेगा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर देगा। क्या कर देगा, पृथक निर्वाचन। 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम तो आपने पढ़ा है, उसमें क्या होगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लेके आएंगे ये। मुसलमानों ने क्या कहा, भी हमारे को भी निर्वाचन में अधिकार मिले, हमारे भी सदस्य पार्लियामेंट में जाए और जाए। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने एक नीति लेके आए 1909 में, एक नीति लेके आए 1909 में, जो कि भारतीयों के लिए बड़ा मतलब नागदंत के समान लागू हुई भारत के ऊपर। वो कैसे कि ये फूट डालो राज करो की नीति लेके आए। अब फूट पड़ी कि नहीं पड़ी है बताओ, फूट पड़ गई, इधर कांग्रेस हो गई, इधर क्या आ गई, मुस्लिम लीग, फूट पड़ गई। और अगर एक तरह से देखा जाए, क्योंकि 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दे दी। अब ये हुआ कि मुसलमानों का अलग निर्वाचन क्षेत्र, हिंदुओं का अलग। अब फूट पड़ गई ना, फूट पड़ेगी नहीं, क्योंकि मुसलमान अपने ही देशी मान रहे थे, हिंदू अपनों का देशी मान रहे थे, अलग अलग दो संगठन हो गए। अगर भारत में प्रश्न पूछा जाए कि भारत का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ, तो वो परिस्थितियाँ यही है। भारत का अगर विभाजन निकल के आए ना, कि देखा जाए कि भारत का विभाजन कैसे हुआ, तो भारत के विभाजन की जो जड़ें हैं वो यहीं पे है। भारतीयों को लग रही कि इधर तो ये लोग हिंदू, ये तो हिंदुओं का संगठन बन के रह गया, ये मुसलमानों का संगठन बन के रह गया। इधर हिंदू इधर मुसलमान दोनों अलग अलग रणनीति लेके चल पड़े। उन्होंने कहा कि हमें ये दो, मुसलमानों ने कहा हमें ये दो। हिंदू अपने अलग नियम बना रहे थे, मुसलमान अपने अलग नियम बना रहे थे। समस्या हो गई, बहुत बड़ी जटिल समस्या निकल के आई। अब जटिल समस्या निकल के आई तो भारत का विभाजन इन्हीं परिस्थितियों में हुआ। क्योंकि आपको पता होगा 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ, उस समय सत्ता लोलुपता के कारण, सत्ता की चाह के कारण भारत का विभाजन हुआ। और भारत के विभाजन का कारण ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, फूट डालो राज करो नीति के तहत भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। ठीक है, जो भारत का प्रधानमंत्री नेहरू बना और उसका प्रधानमंत्री लियाकत अली बना। समस्या बहुत बड़ी जटिल आई। अगर देखा जाए तो अब देखिए, भारत और पाकिस्तान का विभाजन यहीं पर छिपा हुआ है। 1906 में देखिए क्या हुआ, आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना। उससे पहले 1905 में एक आंदोलन होता है, बंग आंदोलन। बंग आंदोलन, ये बंग आंदोलन क्या होता है, देखिए अंग्रेजों की चाल देखिए आप। बंग आंदोलन क्या हुआ कि बंगाल जो क्षेत्र था ना, बंगाल, वहाँ पर बंगाली बहुत ज़्यादा थे। बंगाली ज़्यादा इसलिए वहाँ पर उनको बांग्लादेशी बोलते हैं। बंगाली बहुत ज़्यादा थे और वहाँ पर बंगालियों की संख्या कम करने के लिए बंगाल का विभाजन करना था अंग्रेजों को। क्योंकि उनको पता था कि भारतीय लोग अगर एक हो जाएंगे ना, तो हमारे यहाँ पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले। इसलिए उन्होंने क्या किया, 1905 में एक बंग आंदोलन चलाया, जिसकी प्रतिक्रिया पूरे भारत में जुलूस निकाले गए, हड़ताल निकाले गए। अंग्रेजों ने क्या किया, एक धार्मिक परिवर्तन लेके आए है, यानी मुसलमानों को रिझाने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया इन लोगों ने। भी वहाँ पर मुसलमानों और बंगालियों को अलग अलग कर दिया। अभी बंगाली एक तरफ चले जाएंगे और मुसलमान एक तरफ आ जाएंगे। अब एक तरफ से मुसलमानों को तो इसमें क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, लेकिन हिंदुओं को क्या हुआ, इसमें नुकसान हुआ। क्योंकि भारत का एक क्षेत्र था, वो दूसरा देश बांग्लादेश बनने वाला था। समस्या आई कि नहीं आई? इसीलिए क्या हुआ कि 1905 में जब बंग आंदोलन हुआ, और इसी के कारण 1906 में आगा खां के नेतृत्व में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब उदारवादी जो लोग थे ना, वो एक तरह से फ्लॉप हो रहे थे, फेल हो रहे थे। क्योंकि उनके मन से तो वो कारण तो कुछ और थे,
वो तो चाहते थे कि बजट पर बहस मिले, निर्वाचन पद्धति आए, सिविल सेवा की आयु घटा जो घटी हुई थी उसको बढ़ाया जाए। बात तो वो करनी थी, लेकिन हो कुछ भारत में और कुछ ही रहा था। जब 1905 में बंग आंदोलन आया तो पूरे भारत के अंदर इतनी मतलब हिंसक घटनाएं हुई, अनेकों प्रकार के जुलूस निकाले गए, पूरे जन मन तन धन की हानि हुई पूरे भारत में, और अनेकों प्रकार बहुत सारे लोग मारे गए इसमें। तो कहीं ना कहीं प्रताड़ित हुए ना भारतीय लोग। तो अंग्रेजों को इससे दोहरा लाभ हुआ, क्योंकि उनकी उपनिवेशिक शक्ति जो थी वो बढ़ी, क्योंकि बंगालियों को अलग कर दिया तो बंगाली खुश, मुसलमानों को अलग कर दिया तो मुसलमान खुश, मुसलमानों के हितों की बात करने लग गए। मुस्लिम लीग को उन्होंने जो संगठन बना था उसको मान्यता दे दी, बोला आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो। अब लड़ेंगे किससे? अंग्रेजों से थोड़ी लड़ेंगे। अंग्रेजों से अगर लड़ने की हिम्मत होती, अधिकारों की बात होती तो वो हिंदुओं से ही मिल जाते। लड़ना तो अपनों से ही है। आप सोचिए कि अगर अंग्रेजों से अगर अधिकार लेने हैं तो संगठन बनाने की जरूरत ही नहीं थी। संगठन बनाने की क्या जरूरत है? एक होना था सबको, अलग होने की क्या जरूरत थी? तो अंग्रेजों से लड़ने की तो हिम्मत है नहीं। अब लड़ेंगे किससे? अपनों से लड़ेंगे, यानी मुसलमान हिंदू से लड़ेगा, हिंदू मुसलमान से लड़ेगा। और अंग्रेज क्या चाहते थे? यही तो चाहते थे कि दोनों आपस में लड़े, और लड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? काम सही होगा। ये लड़वाना ही तो चाहते थे वो लोग। अब लड़ेंगे ये लोग, और लड़ेंगे तो क्या होगा? अंग्रेजों को लाभ होगा। समस्या तो यही आई ना। अब इनको दिक्कत, अंग्रेजों को तो दोहरा लाभ हो रहा था, कर वो अपने आप कुछ नहीं रहे थे, ये अपने आप कर रहे थे। फूट डालो, राज करो, अपने को लड़ना है। अगर मुस्लिम लीग, अगर कांग्रेस एक हो जाती दोनों, तो अगर ये कहती कि हमें हमारे अधिकार चाहिए, तो अंग्रेजों के पास जाते, चाहे इससे घटना करनी पड़े, चाहे क्रांति करनी पड़ी, चाहे माल मनवार करने पड़े, कुछ भी करो, अधिकार तो अंग्रेजों ने छीन रखे थे इनके। न तो हिंदू ने मुसलमान के छीन रखे थे, न मुसलमान ने हिंदू के छीन रखे थे। ये तो बेचारे चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यूरोपीय हो, एंग्लो इंडियन हो, वो सारे के सारे तो हम गुलाम थे ना। भी हम भारतीय थे, जो भारत में रह रहा है वो तो गुलाम है। अब लड़ाई किससे लड़नी है? अंग्रेजों से लड़नी है। अंग्रेजों से लड़ने की किसी की हिम्मत है नहीं। वो तो बेचारे आगे गरम दल के नेता आएंगे, वो कुछ इनके साथ करेंगे, तब जाके थोड़ी हमें मतलब सहानुभूति में होगी कि भी ठीक है, अंग्रेज सोचेंगे कि अब हमें चलना पड़ेगा। वरना अगर गरम दल का नेतृत्व नहीं होता, उदय नहीं होता, तो शायद ऐसा संभव नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं दिक्कत आती। तो ये इसका क्या था? उदारवादी चरण। उदारवादियों की नीतियों से अंग्रेजों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उदारवादी जो नीति लेके आए उसका अंग्रेजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंग्रेज तो मतलब उल्टा खुश हुए भी कांग्रेस का जो उदय है वो हमारा, उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कांग्रेस जो है वो हमारे लिए अच्छी है। ठीक है। अब 1907 में क्या होगा कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन होगा गरम दल और नरम दल में। गरम दल में वो लोग आएंगे जो अंग्रेजों से हिंसक घटना के माध्यम से, लड़ाई झगड़े के माध्यम से क्या करना चाहेंगे? स्वतंत्रता हासिल करना चाहेंगे। जबकि नरम दल जो है वो कहेगा कि नहीं नहीं, लड़ाई नहीं करनी है, इनको भेजना नहीं है, इनको यहीं पर रखकर हमें संविधान का निर्माण करवाना है, हमें लोकतांत्रिक रूप से आज़ाद होना है। ये इनका जो शासन अंग्रेजों का भारत में वो हमारे लिए अच्छा है, वो तो ये चाह रहे थे। लेकिन गरम दल के जो नेता बाल गंगाधर तिलक है, विपिन चंद्र पाल है, लाला लाजपत राय है, चंद्रशेखर आज़ाद है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये जो लोग आएंगे ये अब क्या करेंगे? नया रूप अख्तियार करेंगे। ये क्रांति को जन्म देंगे, हिंसा को जन्म देंगे, अंग्रेज़ों को मारेंगे, अनेकों प्रकार की नीतियाँ फॉलो करेंगे। इनके जुलूस प्रदर्शन के माध्यम से अंग्रेज़ों को डराएंगे, धमकाएंगे ताकि छोड़कर हमें चले जाए। बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहिए और वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, लाइक और कमेंट किया करो, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपके लिए अलग अलग से चीज़ें लेके आए। वीडियो देखा करो, आप घर में सारा दिन आपके पास होता है, और चीज़ों में ज़्यादा समय ना लगाकर आप घर पे पढ़ा करो अच्छी तरह से। धन्यवाद।